सर, खाने को मुझे नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हैं। 3-3 दिन भूखे रह के हम लोग कैसे कैसे वहाँ काटे एक रुपए। जिस दिन से लॉकडाउन लगा उसी दिन मैं वहाँ शहर में गया था। बताइए 1-1.5 महीने तक मैंने किस हिसाब से काटा है, ये कोई कट नहीं सह सकता है सरकार। कोई हल करने के पैदल आया हूँ, गाड़ी घोड़ा नहीं मिला। बच्चों के लिए अपने परिवार में जाके मर जाके गोली लग जाएगा, मर जाएगा, बाकी हम नहीं जाएंगे लुधियाना, नहीं जाएंगे। हम लोग काम नहीं करना चाहते, हम लोग गांव जाना चाहते। कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे इंसान, खाने के लिए पहले मर जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। ये आपने झलक देखी जिसमें मजदूरों के दुख और उनकी तकलीफों से जुड़ी तस्वीरें आपके सामने थी, लेकिन ये झलक अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि मजदूर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में किस संकट से इस वक्त जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सुबह सुबह एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। रेल की पटरी पर आराम कर रहे 16 मजदूर मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी जान चली गई। इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन तस्वीरें कठुआ में जो दिखाई दी, अंबाला में जो दिखाई दी, वो भी कुछ ऐसी ही थी। मैंगलुरु की तस्वीर देखिए, कहीं पर वेतन नहीं मिल रहा, वेतन रोका गया है, बकाया नहीं मिला है, उसे लेकर मजदूर सड़क पर उतरे। पुलिस को समझा बुझाकर उन्हें वापस भेजना पड़ा, लेकिन कहीं पर यह प्रदर्शन उग्र भी हो गया। और एक ही पुकार है इस वक्त मजदूरों की कि कोरोना के संक्रमण से हम मरे ना मरे, लेकिन भूख से हम जरूर मर जाएंगे। और ये जो आवाज़ है, ये आप किसी भी देश के हिस्से से सुन लीजिए, लगभग इसी चीख पुकार के साथ अपना दर्द देश के मजदूर बयां कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कहर के बीच औरंगाबाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की। आइए सीधे रुक करते हैं। लॉकडाउन के नियमों की परिधि के अंदर रहते हुए देश के नागरिकों को अधिक से अधिक राहत दें। इसी क्रम में देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों, छात्रों, श्रद्धालुओं, पर्यटक आदि के लिए बस एवं ट्रेनों को चलाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। जैसे मैंने बताया था, इस श्रृंखला में अगली कड़ी में अब सरकार का प्रयास है कि विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से भारत वापस लाएं। यात्रा की व्यवस्था नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स और नौसेना के जहाज़ों द्वारा की गई है, जिसकी प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो गई है। जैसे मैंने पहले भी साझा किया था, इस प्रकार की यात्रा के लिए जो SOP जारी की गई है, उसके अनुसार विदेशों में फंसे भारतीय संबंधित भारतीय दूतावास और उच्च आयोग में अपना पंजीकरण कराएंगे। गर्भवती महिलाएं, छात्र, वीज़ा अवधि समाप्त होने वाले व्यक्ति, मेडिकल इमरजेंसी केसेस इत्यादि को यात्रा में प्राथमिकता दी जाएगी। बोर्डिंग से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सिविल एविएशन और हेल्थ के प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। बोर्डिंग के पहले सभी यात्री अंडरटेकिंग देंगे कि वे भारत में आगमन पर 14 दिनों तक न्यूनतम अवधि के लिए अपने खर्चे पर अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहेंगे। गंतव्य पर पहुंचकर सभी की मेडिकल जांच की जाएगी और सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अगर कोई यात्री सिम्प्टोमेटिक पाया जाता है, उन्हें हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचाया जाएगा। बाकी यात्री इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में पहुंचाए जाएंगे। 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बाद इनका दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की करेगी।
विदेश मंत्रालय यात्रियों की सूची उनके आगमन से पहले संबंधित राज्यों के साथ साझा करेगी। इसी प्रकार से बहुत से विदेशी ग्रीन कार्ड या ओसीआई कार्ड होल्डर्स और भारतीय जो विभिन्न कारणों से विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यात्रा की व्यवस्था की गई है, बशर्ते गंतव्य वाला देश इन्हें अपने यहाँ प्रवेश की अनुमति दे। इवैक्यूएशन फ्लाइट्स द्वारा विदेश जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एक एसओपी बनाई है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्थ प्रोटोकॉल्स का एयरपोर्ट्स पर अनुपालन हो। एसओपीज के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सैन्य मामलों के विभाग, सिविल एविएशन मंत्रालय और एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों की एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी मिलकर एसओपी को लागू करने के लिए और व्यवस्थित तरीके से यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। कमेटी संबंधित राज्य सरकारों के साथ विदेश से आने और जाने वाले व्यक्तियों की यात्रा की व्यवस्था के लिए समन्वय करेगी। इस क्रम में नौसेना का जहाज आईएनएस जलश्वा मालदीव्स पहुंच गया है और वहां से लगभग 700 यात्रियों के साथ, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, आज रवाना होगा। यह अनुमान है कि 10 मई की रात तक यह कोची पहुंचेगा। कल अबू धाबी से कोची और दुबई से कोझिकोड के लिए फ्लाइट्स लगभग 354 यात्रियों को लेकर पहुंच चुकी हैं। आज सिंगापुर से दिल्ली की फ्लाइट भी 250 से अधिक यात्रियों के साथ पहुंच गई है। 5 और फ्लाइट्स आज पहुंचेंगी। जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स और विदेशी भारत में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, उनके वीजा सुविधा और कॉन्सुलर सेवाओं के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। चूंकि लॉकडाउन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति नहीं है, इस अवधि के लिए ओसीआई कार्ड धारक की मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा सुविधा को स्थगित किया गया है, परंतु ओसीआई कार्ड धारक जो पहले से ही भारत में हैं, उनका ओसीआई कार्ड किसी भी अवधि तक भारत में रहने के लिए वैध होगा। प्रतिबंध के दौरान अगर ओसीआई कार्ड धारक बहुत आवश्यक कारणों से भारत की यात्रा करना चाहें, तो वे भारतीय मिशन से वीजा के लिए संपर्क कर सकते हैं। जिन विदेशी नागरिकों का वीजा एक्सपायर हो रहा है, उनके ऑनलाइन आवेदन पर उनके वीजा को ग्रेटिस आधार पर, यानी बिना शुल्क लिए एक्सटेंड किया जाएगा। ये सुविधा रेगुलर या ई वीजा दोनों के लिए उपलब्ध है। इस एक्सटेंशन पर ओवरस्टे की पेनल्टी नहीं लगेगी। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध हटाने के 30 दिनों की अवधि तक यह वैलिड होगा। मैं फिर से सबसे अनुरोध करूंगी कि यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर हम राष्ट्रीय निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पूर्ण रूप से अनुपालन करें, जिससे कि कोविड-19 संक्रमण से हम अपना और औरों का बचाव कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि प्लीज। देश में अब तक 16,540 पीपल कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 37,916 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट, जैसे कि हम बताते रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। कल तक का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारे पेशेंट एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, उनमें से 3.2% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 4.7% आईसीयू सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज पा रहे हैं और साथ में 1.1%
पर्सन जो हैं वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो पाते हैं कि 216 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 42 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 29 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 36 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है और 46 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमारा एफर्ट है कि हम फील्ड पर कंटेनमेंट और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन जिले की संख्याओं को बढ़ाएं। भारतीय रेलवेज ने 5,231 कोचेस को कोविड केयर सेंटर्स के रूप में कन्वर्ट किया है और उनको 215 आइडेंटिफाइड रेलवे स्टेशन पर रखा जाएगा। इन कोचेस का यूज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा 7 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वेरी माइल्ड और माइल्ड केसेस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। यह इंश्योर किया जाएगा कि क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस के लिए अलग अलग कोच डेजिग्नेट किए जाएं। जहां पर भी केसेस कोविड केयर सेंटर कोच में एडमिट होते हैं वहां प्रत्येक पेशेंट को या तो एक इंडिविजुअल केबिन असाइन किया जाए या जरूरत अनुसार 2 कंफर्म पेशेंट एक केबिन में रखे जा सकते हैं। 215 स्टेशन में से 85 स्टेशन पर इवन हेल्थ केयर स्टाफ भी रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और एडिशनली जो 130 रेलवे स्टेशन हैं जहां पर ये कोविड केयर कोचेज होंगी वहां स्टेट जब अगर उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार स्टेट के द्वारा स्टाफ और एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी। रेलवेज ने 2,500 डॉक्टर्स और 35,000 पैरामेडिक्स को भी कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए डिप्लॉय किया है। इसके साथ ही आईसीएमआर ने प्रोजेक्ट प्लेसिड के तहत प्लेसिड यानी फेज 2 ओपन लेबल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को उनको नेशनल एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत आईसीएमआर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की सेफ्टी और एफिकेसी को असेस करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स 21 हॉस्पिटल में करेगा, जिसमें से कि 5 अस्पताल महाराष्ट्र से हैं, 4 गुजरात से हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 2-2 अस्पताल हैं। साथ ही पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, चंडीगढ़ से 1 अस्पताल है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय आयुष मंत्री उन्होंने मिलकर आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का लॉन्च किया, जिसको कि आयुष मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के द्वारा डेवलप किया था। साथ ही 2 इंटरडिसिप्लिनरी क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज जो एक जॉइंट इनिशिएटिव के रूप में आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आईसीएमआर के साथ मिलकर उसको भी लॉन्च किया गया। इन स्टडीज का मुख्य उद्देश्य है कि आयुर्वेदा को प्रोफाइलैक्सिस के लिए रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए और उसको स्टैंडर्ड केयर फॉर कोविड-19 से संबंधित एडिशनल सपोर्ट के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है। इसी के तहत दूसरी स्टडी के द्वारा पॉपुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आयुष बेस्ड प्रोफाइलैक्टिक इंटरवेंशन, जो कि आयुर्वेद का इस्तेमाल कोविड-19 के प्रिवेंशन में हाई रिस्क पॉपुलेशन को स्टडी करेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और तेलंगाना के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों से भी उनके प्रिपेयर्डनेस और कंटेनमेंट एफर्ट्स की समीक्षा की। इससे पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातचीत की और उन्होंने कहा कि राज्यों को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले माइग्रेंट वर्कर्स की उचित क्वारंटाइन व्यवस्था हर जिस स्टेट में वह लौट रहे हैं वहाँ की जाए और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस केसेस की सैंपलिंग और टेस्टिंग की उसको बढ़ाया जाए, उसकी आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने रेड क्रॉस वॉलंटियर्स द्वारा देश में किए जा रहे रिलीफ मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन को भी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पर सराहना की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से लौटने वाले कॉन्टैक्ट्स, आइसोलेशन ऑफ सस्पेक्ट्स या कंफर्म केसेस के लिए राज्यों में फैसिलिटी क्वारंटाइन, फैसिलिटी आइसोलेशन के लिए होटल्स, सर्विस अपार्टमेंट, लॉजेज एटसेट्रा के यूज करने के लिए भी अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह सर्विसेज क्लिनिकली असेस्ड
प्री सिम्टोमेटिक और वेरी माइल्ड केसेस के लिए प्रोवाइड की जा सकती है, जिसके तहत जो लोग जिनके यहाँ पर रिक्वायर्ड होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी ये होटल हों उनमें इन हाउस फैसिलिटी हो एक ट्रेन डॉक्टर और नर्स की, और जो उन सस्पेक्ट और कॉन्टैक्ट केसेस को वहाँ पर रेगुलरली मॉनिटर करें, साथ में डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर के टच में रहते हुए उनकी हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली बताते रहें। एक लैब से उनका प्रॉपर टाई अप होना चाहिए। साथ ही वाईफाई फैसिलिटी के द्वारा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का इस्तेमाल उन पर्टिकुलर सस्पेक्ट और पेशेंट कंफर्म केसेस द्वारा किया जाना चाहिए। जो भी लिनन, टॉवल या जो भी रूम का इस्तेमाल हो उसको रेगुलरली डिसइंफेक्ट किया जाए और सारी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल गाइडलाइंस का फॉलोअप किया जाए। इसके साथ ही जब माइग्रेंट वर्कर्स अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में वापस लौट रहे हैं, इस बात पर एम्फेसिस होना बहुत ज़रूरी है कि मूवमेंट के दौरान उनको इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट से संबंधित सभी प्रिकॉशंस का फॉलोअप हो, जैसे कि ऑर्गेनाइज किया गया हो, वह चाहे होम क्वारंटाइन हो या फैसिलिटी क्वारंटाइन हो, सभी नियमों का पालन किया जाए। यह कार्य करते समय माइग्रेंट वर्कर्स, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वह समझें कि जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं वह उनकी, उनके परिजनों की तथा उनके शहर और उनके गांव की रक्षा के लिए हैं। सभी डूज एंड डोंट्स का पालन किया जाए। सभी लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और रिक्वायर्ड सैनिटेशन और एनवायरमेंटल हाइजीन का एक बिहेवियरल चेंज के रूप में अपनी लाइफ में पालन करें। वह क्वारंटाइन की गाइडलाइंस का अमल करें और अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अनंत प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी। सर, कल एम्स के डायरेक्टर का एक बयान आया कि जो कोरोना का पीक है वो जून जुलाई तक जाएगा, तो क्या हम इस लड़ाई को इतने लंबे समय तक लड़ने के लिए तैयार हैं और क्या हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो तैयार है इतनी लंबी इस लड़ाई को लड़ने के लिए? एक और सवाल है सर, ये फेविपिराविर जो ड्रग को लेकर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आईसीएमआर ने कहा है, तो ये दवा कितनी कारगर है अगर इसका ट्रायल सफल होता है तो? सर, विद रेस्पेक्ट टू जैसे कि एम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा है और इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि अगर हम रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट उसको फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि हम पीक को अचीव ना करें, हमारा कर्व इसी तरह से फ्लैटन रहे। लेकिन जिस भी समय पर अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस का, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस का पालन नहीं करते हैं तो केसेस में स्पाइक आने की संभावना रहती है, जिसके लिए ही हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमें हर तरह का सपोर्ट दिया जाए, कम्युनिटी सपोर्ट दे, फील्ड में हर तरह से एक्शन और सपोर्ट हमारा उस तरह से चलता रहे कि हम उस पीक को ऑब्जर्व ना कर पाएं। आपने कौन सी दवाई के बारे में? जी, रेमडेसिविर। देखिए, जैसे इसके बारे में हम बता चुके हैं कि काफी पर्टिकुलर ड्रग्स में जो हम रिसर्च कर रहे हैं उनके रिसर्च के प्रोटोकॉल होते हैं, चाहे वह हमारी जो अभी हमने जैसे एचटीक्यू की बात की, इससे पहले कभी हम बात कर चुके हैं कि जो हमने प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट के लिए किया है। इसके साथ ही हमारे बहुत सारे और कैंडिडेट हैं और हमारी और भी जो ओल्ड ड्रग्स है उनका रीपर्पजिंग का भी प्रोसेस चल रहा है। उनके रिजल्ट आने में टाइम लगता है। जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, हम भी उसी हर्ष और उल्लास से आपके साथ उसको शेयर करेंगे। मिस्टर नितिंदर, दूरदर्शन। सर, आप मुंबई का दौरा करके आए हैं। करीब 3 ऐसे स्टेट हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, जहां सबसे ज़्यादा केस है। तो क्या इन केस में आप कांटेक्ट ट्रेसिंग कर पा रहे हैं या सोर्स ट्रेसिंग कर पा रहे हैं? क्या ये आउटब्रेक है या फिर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या क्या है? क्या वजह है कि इतनी सारी केसेस आ रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन मेरा रिसर्च से रिलेटेड है कि जो टेस्टिंग किट है जो भारत में भी बना रहा है, CSIR डेवलप कर रहा है, वो कब तक आ जाएगा? और ये जो रैपिड टेस्टिंग किट की बात हो रही थी, उस पे सर्विलांस में कितना मदद मिलेगा अगर इस तरह की चीजें आएंगी तो? सर, जैसे हम सब लोगों को अवगत है कि कुछ स्टेट्स में पिछले कुछ दिनों में संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, दिल्ली भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में ओवरऑल काफ़ी केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए
किस तरह से हम अपने कंटेनमेंट एफर्ट्स को और स्ट्रेंथन करें ताकि हम उन केसेस की उनमें जो प्रोग्रेस हो रही है उसको हम रोक पाएँ। जिसके लिए ज़रूरी है कि हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट हों और साथ में जितने भी हमारे प्रोसेसेस हमने बताए इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग उसका फील्ड लेवल पर प्रॉपर तरीके से पालन हो। विद रेस्पेक्ट टू रिसर्च एंड रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, हम लोगों ने इससे पहले भी इसके बारे में बात की है कि जब कुछ रैपिड डायग्नोस्टिक किट से संबंधित उनकी एफिशिएंसी और एफिकेसी के ऊपर कुछ कंप्लेंट आई थी तो उसके साथ ही ICMR ने उसको एग्जामिन किया और उसको एग्जामिन करते हुए डिटेल्ड गाइडलाइन जल्दी ही इशू करेंगे। ऑनलाइन क्वेश्चन है, इज द होम मिनिस्ट्री कंसिडरिंग टू ओपन रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट कॉर्नर्स, ईटरीज, स्वीट शॉप्स एटसेट्रा इन जून फर्स्ट हाफ इन ए ग्रेडेड मैनर? दिस इज फ्रॉम संडे गार्डियन, नवतन कुमार। I think it is too early to comment on this. Okay, Mr. Pranay Upadhyay, ABP News. सर, आप लोग समय समय पे ये मैथमेटिकल मॉडलिंग और असेसमेंट करते रहे हैं कि नंबर कितना हो सकता है, किस तरीके से ग्रोथ रेट होगा। जो जून और जुलाई में पीक की बात की जा रही है तो आपका मौजूदा आकलन इस समय क्या है कि कितने तक नंबर जा सकता है? और आज अगर करीब करीब 3,500 सवा 3,000 के केसेस रोज आ रहे हैं तो हम कितने केसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर पीक जून जुलाई में आता है तो? और इसी से जुड़ा हुआ है कि भारत में लोग जो इस चीज को लेके चिंतित हैं तो क्या आप उन्हें सलाह देंगे कि जब पीक आएगा तो इससे ज्यादा क्या कॉशन और लिया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा होम मिनिस्ट्री से है कि जिस तरीके की औरंगाबाद में घटना हुई है, मजदूर जो है रेलवे की पटरी पे मारे गए हैं, इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ रिवाइज गाइडलाइंस दी गई हैं कि मजदूरों तक ये कम्युनिकेशन जाए कि रेल में ट्रेनें चल रही हैं इसलिए वो पटरियों पर पैदल न चलें? तो पहले प्रश्न के जवाब में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीक हम किस विषय में बात कर रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम कोई एनालिसिस करते हैं और जितना आप डिफरेंट टाइप के एनालिसिस इस टाइम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दी है तो कुछ हज़ार से लेकर कई करोड़ तक केसेस का आकलन उन्होंने प्रोजेक्शन में दिया है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम कोई एनालिसिस करना चाहें उस केस में उसके वेरिएबल्स इस टाइम इतने ज़्यादा हैं कि उसके कारण से ही जो ये फिगर्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी वाइडली वेरिंग होती कि उसके बेसिस पर एक फील्ड एक्शन को डिटरमिन करना आई थिंक इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम ये आइडेंटिफाई करें कि आज हमारे केसेस किस गति से बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंट आकलन जिसको हम चाहे ग्रोथ रेट ऑफ केसेस बोल सकते हैं या हम उसको डबलिंग रेट बोल सकते हैं जो उसका इन्वर्स है, यानी कि कितने दिन में केसेस डेवलप हो रहे हैं। तो उसके बेसिस पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम पा ही रहे हैं कि जैसे करीब 10 दिनों में हमारा आज डबलिंग रेट नोट किया जा रहा है। और उससे लिंक इशू ये है कि अगर हम एक पर्टिकुलर डबलिंग रेट नोट करते हैं तब हम ये एनालिसिस करना जरूरी है कि किन पर्टिकुलर प्रांतों में, किन जिलों में या किन सिटीज़ में वह रेट जो है वो उससे ज़्यादा है या उस रेट के संबंधित हमारी गाइडलाइंस के तहत वहाँ पर कुछ और एडिशनल एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो जब हमारा ये आकलन होता है तो हमारा पूरा एफर्ट ये होता है कि कैसे हम अपने डबलिंग रेट को और बढ़ाएं, कैसे उनकी दिनों की बढ़ोतरी हो। और उसी के कंसर्न इफेक्ट में आप पाते हैं कि हम स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे अभी आपने मुंबई के बारे में जिक्र किया, उसी तरीके से हम स्टेट से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके साथ मिलके प्लान करते हैं कि कैसे हम उन केसेस की संख्या को कम कर सकें, जिसमें हमारा मेजर एफर्ट प्राइमरली होता है कि हम कंटेनमेंट एफर्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करें। इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि आज अगर हम लोग कलेक्टिवली इस दिशा में काम करते रहें तो जिस तरीके से जो केसेस का ग्राफ हमें मिल रहा है, शायद कुछ हद तक अगर हम इसको मैनेज कर पाएंगे, ये सिचुएशन दिखती है, आराम से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, दिखती है। लेकिन लिंक चैलेंज हमेशा ये रहा है, जैसे हम कई बार बोला है कि हमारी प्रतिदिन की बैटल है। तो अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट के एंगल से देखें तो एक भी स्थान में हमारी कोई भी फेलियर वह हमारे ओवरऑल एफर्ट को इम्पैक्ट करती है। तो जरूरी है कि जो भी एफर्ट हम करें, चाहे वो किसी जिले में हो, चाहे वो किसी सिटी में हो, वो एफर्ट में हमारे 100% आउटपुट आना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हमारे फील्ड फंक्शनरी, हमारा कम्युनिटी सपोर्ट उसी इंटेंसिटी और उसी विगर के साथ बना रहे। रीमा प्राशर, इंडिया न्यूज। जो इंसिडेंट आप डिस्क्राइब कर रहे हो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी हमारे दिशा निर्देश हैं और एडवाइजरीज हैं उसको ग्राउंड लेवल तक
पहुंचा है, बट इट वाज अ वेरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना। सर, जिस तरह से पिछले 3 से 4 दिन में केसेस बढ़े हैं, उसके बाद अब मौजूदा ग्रोथ रेट के बारे में आप क्या कहेंगे, और खासकर डबलिंग रेट किस तरह से जो बदला है वो आज की डेट में कितना है? आई थिंक इसी के साथ में लास्ट क्वेश्चन जो है ऑनलाइन सिमिलर क्वेश्चन है। आई जस्ट एड वन, विल टेक योर क्वेश्चन लेटर। It has been almost 1 week that government issued a list of red, orange and green districts. Has there been a change in their numbers? What is the government's top concern today as daily COVID cases continue to increase to the expectations that the disease graph will start to regress by now? So, as you are aware कि जब हम रेड, ग्रीन, ऑरेंज जिलों को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कंसिडरेशंस होते हैं इट इंक्लूड्स कि वहाँ पर टोटल एक्टिव केसेस कितने हैं, वहाँ पर केसेस का डबलिंग रेट क्या है, वहाँ पर टेस्टिंग रेशियोज़ कैसी हैं, और साथ ही वहाँ पर हमारा सर्विलेंस सेंट्रल टीम का फीडबैक क्या है। तो इन मल्टी फैक्टोरियल बेसिस को कंसिडरेशन में लेते हुए हम लोग अपने रेड, ऑरेंज, ग्रीन डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ने कोरोना की दवा के ट्रायल के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये दवा है फेविपिराविर। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को ट्रायल करने की मंजूरी मिल गई है। CSIR के अनुसार दवा कंपनियों के साथ मिलकर दवा बनाने का काम हो रहा है। इसे लेकर CSIR पहले ही दवा कंपनियों के साथ मिलकर कुछ ट्रायल शुरू कर चुका है। तो फेविपिराविर नाम की दवा के ट्रायल को अब मंजूरी मिल चुकी है। CSIR के DG ने कहा है कि खुशी इस बात से है मंजूरी मिलने के बाद, और अब हमें ऐसा लगता है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल की मंजूरी मिलने के बाद हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और सफल हो पाएंगे। क्लिनिकल ट्रायल। देश में कोरोना की दवा का ट्रायल शुरू होने वाला है, तो दुनिया के कई देश भी इस मुहिम में लगे हुए हैं। पहले अमेरिका ने किया दवा के ट्रायल का दावा, और अब जापान ने दी है कोरोना को हराने की दवा बनाने वाली कंपनी को उसकी मंजूरी। कोरोना को हराने का फॉर्मूला तैयार। अब कोरोना का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहले अमेरिका ने किया वैक्सीन का दावा। फिर यूरोप में कोरोना को हराने का गूंजा मंत्र। कोरोना को हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आई वैक्सीन। भारत में भी कोरोना की दवा खोजने की रेस तेज। अब जापान में दवा को मिली सरकारी मंजूरी। हारेगा कोरोना, जीतेगी दुनिया। अमेरिका के बाद जापान ने भी एक दवा को मंजूरी दे दी है, जिसने कोरोना की मार झेल रही दुनिया को उम्मीद की एक बड़ी किरण दिखाई दे रही है।
एक दवाई जिसने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की उम्मीद जताई है। जापान सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को मंजूरी दे दी है और जल्द ही जापान एक और दवा अविगन को भी मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। रेमडेसिविर को खासतौर से उठाए गए कदमों के तहत मंजूरी दी गई है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए हमारे देश की तरफ से दी गई ये पहली मंजूरी है। ये देश में बीमारी के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत दवा है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कुछ दिन पहले ही इस दवा को मंजूरी देने का इशारा कर दिया था। इसके साथ ही जापान अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां रेमडेसिविर को आधिकारिक तौर पर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है। इस रेस में अमेरिका की बायोफार्मा कंपनी जिलीड साइंसेज भी है और इस कंपनी ने रेमडेसिविर दवा को लेकर कई ट्रायल किए हैं जिनके नतीजों में उम्मीद नजर आती है। मार्च से इस दवा के ट्रायल चल रहे थे जब बड़े पैमाने पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल में सामने आया कि इस दवा से कुछ मरीजों के ठीक होने का समय 1/3 तक घट गया। इस ट्रायल के तीसरे फेज में कई अच्छे नतीजे आए हैं। तीसरे फेज को दवा को मान्यता मिलने की आखिरी कड़ी माना जाता है और कोरोना की तबाही झेल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति को भी इस दवा से बड़ी उम्मीदें हैं। And that's a building block to the ultimate step. That's a big building block when you hear, I guess, 31%. So it was very good. Yeah, I want them to go as quickly as they can. Stephen Hahn, Dr. Hahn, has been incredible at the FDA. He's getting things done at record time. There's never been anything like it. And yeah, we want everything to be safe, but we would like to see very quick approvals, especially with things that work. रेमडेसिविर नामक ये दवा सार्स और मर्स जैसे वायरस के फैलाव को सीमित करने में सफल रही थी और अब कोरोना के 50% मरीज इस दवा की 5 दिन की डोज लेकर तेजी से ठीक हुए हैं। आधे से ज्यादा ऐसे मरीज जो गंभीर रूप से बीमार थे वो अस्पताल से 2 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज हो गए। रेमडेसिविर लेने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 31% है। It's not the end game. Because building on that every year after, we did better and better. We had better drugs of the same type, and we had drugs against different targets. This drug happens to be blocking an enzyme that the virus uses, and that's an RNA polymerase. But there are a lot of other enzymes that the virus uses that are now going to be targets for this. इस दवा के प्रभाव को देखते हुए दुनिया के कई देशों की नजर इस दवा पर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना के खिलाफ सुपर दवाई का ट्रायल जोर शोर से चल रहा है। वहां से उन 3 लोगों का वीडियो जारी हुआ है जिन पर ट्रायल चल रहा है। वहां के प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने इस ट्रायल पर कुछ अहम जानकारियां दी हैं। If there is transmission of the virus out there in the community, we may be able to get an answer within a few months. The difficulty is that the effect of lockdown is that viral transmission is very much reduced. And we can't know whether the vaccine works unless people are exposed to it out in the community. So it may take some time. रेमडेसिविर एक न्यूक्लियोसाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज इनहिबिटर इंजेक्शन है। इसे न्यूक्लियोटाइड एनालॉग कहा जाता है जो एडेनोसिन की नकल करता है जो आरएनए और डीएनए के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है। इस दवा के प्रभाव को देखते हुए भारत भी इसे हरी झंडी देने पर विचार कर रहा है ताकि कोरोना के कहर को दुनिया में कम किया जा सके। कोरोना ने दुनिया के 190 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले रखा है। 38 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं, वहीं 2,60,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में दुनिया को अब इस दवा में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ये वही दवा है जिसने इबोला के कहर को कम कर दिया था। अब बारी कोरोना की है जिसकी तबाही ने पूरी दुनिया में खतरा पैदा कर दिया है। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर के देश कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं। कई देशों ने तो वैक्सीन बनाने का दावा तक पेश कर दिया है। वहीं कई तरह की दवाइयां भी कोरोना में प्रभावी नजर आ रही हैं। कोरोना को मात देने वाला वैक्सीन ढूंढ लिया है।
इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट का कहना है कि देश के मुख्य जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसे पेटेंट करने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा। इजराइल के दावे के मुताबिक वैक्सीन शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम है। ये वैक्सीन वायरस को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोकती है। इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस का टीका बनाए जा इजराइल का ये डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जैविक और रासायनिक हथियारों को बनाने के लिए जाना जाता है। ये दक्षिणी तेल अबीब से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेसे जियोना में मौजूद है। दावा है कि ये लैब जमीन के काफी अंदर मौजूद है और यहाँ जो खतरनाक जहर और वायरस बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद अपने दुश्मनों को मारने के लिए करती है। अब इस लैब से दुनिया को बचाने की उम्मीद निकली है। उधर कोरोना से होने वाली मौत से टूट चुका इटली भी अब कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा कर रहा है। इटली ने दावा किया है कि कोविड-19 की पहली वैक्सीन उन्होंने तैयार कर ली है। इस वैक्सीन को रोम में एक हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि ये टेस्टिंग के काफी आगे की स्टेज पर पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे इंसानों के सेल्स पर भी टेस्ट किया गया है। एक टीके के बाद चूहों की एंटीबॉडी से विकसित ये वैक्सीन मानव कोशिकाओं में संक्रमण को रोक सकता है। 2 लोगों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था। इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट ने 3 महीने में तैयार किया है। इसमें चिंपांजीज में इन्फेक्शन करने वाले आम कोल्ड वायरस के भाग का इस्तेमाल किया गया है। ये वैक्सीन काम करे, इसके लिए वैज्ञानिकों ने फिलहाल मौजूद कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को वायरस में मिलाया है। हर देश कोरोना की जंग को जीतने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। अमेरिका और तुर्की मलेरिया की दवाई के इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं। वहीं भारत जैसे कई देश प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयोगों का दौर जारी है। बस इंतजार है कोरोना के इलाज का, ताकि इस महामारी का अंत किया जा सके।